Welcome to Toppers Forum channel. Hello everyone. So hope you are doing well. तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, स्टेट एग्जाम्स एक्सेट्रा के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. How many female members were part of the Constituent Assembly that framed the Constitution of India? भारत के संविधान को तैयार करने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो जिसके ऑप्शन है आपके पास 12, 10, 14, 15. इसका सही आंसर होगा डी 15. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, जिनमें से जो 15 जो थी वो फीमेल मेंबर्स थी और 298 जो है आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और स्टेट प्रोविंसेस से 93 मेंबर्स थे. The drafting committee of the Constituent Assembly was consisted of how many members? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन आपके पास 8, 9, 14, 7. तो ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे 7 मेंबर्स थे, जिसका हेड कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं. So let's move to next question. Who chaired the drafting committee of the Constitution? संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. इसमें कितने मेंबर्स थे? 7. ये कमेटी वो कमेटी थी जिसके द्वारा मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया था. B.R. अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट डैश मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? लेबर, फाइनेंस, लॉ या डिफेंस? तो जवाब होगा लॉ मिनिस्टर, यानी कि कानून मंत्री. और B.R. अम्बेडकर हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी थे. हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, B.R. अम्बेडकर या टी.टी. कृष्णमाचारी? इसका सही जवाब होगा B.N. राव. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे. राजेंद्र प्रसाद आपके परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे. Who was not a member of the Constituent Assembly? कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट प्रेसिडेंट, सरदार पटेल, लेबर मिनिस्टर, जीवी मावलंकर, उन्होंने लिखा था हमारा संविधान. तो हमारा आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. Let's move to next question. Who was the first temporary chairman of the Constituent Assembly? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. तो B.R. अम्बेडकर हमारे क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड. जवाहरलाल नेहरू हाउस कमेटी के हेड. राजेंद्र प्रसाद ये थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट, जो कि कुछ समय के लिए बने थे टेम्पररी प्रेसिडेंट. 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बनाए गए थे. Who replaced सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट. तो संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली? ऑप्शन है आपके पास मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सच्चिदानंद सिन्हा हमारे क्या थे? इंटरिम प्रेसिडेंट. जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. मोहनदास करमचंद गांधी प्रेसिडेंट कोई मेंबर ही नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. पंडित नेहरू ये मेंबर थे, इनके पास कई सारी कमिटीज के हेड थे. और वल्लभ भाई पटेल लेबर मिनिस्टर. और हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Let's move to next question. When did the first meeting of the Constituent Assembly takes place? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948.
तो पहली बैठक हुई थी हमारी दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त या 26 नवंबर? तो सही जवाब होगा 26 नवंबर, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी प्रस्ताव रखा था 26 नवंबर 1930 में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे जिसे कहा जाता है। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। छब्बीस जनवरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका था, पर वो फाइनली अप्लाई नहीं हुआ तब तक, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली वाज स्टार्टेड बाय? विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए आंदोलन उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा शुरू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, के नटवर सिंह, किरण देसाई, के मुंशी? तो सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रपोजल रखा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेनली फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, से हम क्या कहेंगे? संविधान सभा। Features of fundamental rights in the Indian Constitution partly derives its inspiration from the Bill of Rights enshrined in the Constitution of? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से किसके संविधान में निहित अधिकारों के बिल से प्रेरणा प्राप्त की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यहां से हमने क्या लिया था? फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? तो भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की परिषद की सीटों का आवंटन किया गया है? ऑप्शन आपके पास 5th, 4th, 8th, 6th। तो 5वें में क्या है? SC/ST के लिए सीट्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। चौथा है आपका अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। टोटल कितने मेंबर हैं? 250। आठवां शेड्यूल आपको बताता है आपकी लैंग्वेजेस के बारे में, और हमारे पास टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? 12। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब टोटल शेड्यूल थे 8, वो अमेंड होके कितने हो गए? 12। छठा शेड्यूल क्या बताता है? छठा बताता है हमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके बारे में कुछ इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनके बारे में बताता है। तो ये ट्राइबल एरियाज के लिए है मेनली। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स की जो सीट्स हैं उनके बारे में और उनके लिए क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं उनके लिए है। Move to next question. Which schedule of the Indian Constitution demarcates the parts of the Union and the states, that is Union, State List and the Concurrent List? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है? तो चौथी सूची में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। पहली में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, भारतीय राज्य और
भारत के राज्य और उनके संघ। सातवीं अनुसूची, सातवीं में आते हैं आपकी पार्स, जिसमें क्या क्या है, यूनियन, स्टेट, और इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और ये हमारे अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए हैं। तीसरी अनुसूची, तीसरे में आते हैं आपके ओथ एंड अफर्मेशंस, जो ओथ दिलाई जाती है मंत्रियों को उनकी पद ग्रहण करने से पहले, उसके बारे में है ओथ एंड अफर्मेशंस। हमारे टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 12। जो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 8 थे। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टोटल भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 14, 12, 11, 13। क्योंकि अब है इस समय 12, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वो कितने थे? 8। जो 4 और ऐड हुए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट हुए हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी पार्ट्स? भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो अभी भारतीय संविधान के 22 भागों में डिवाइडेड है वो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी आर्टिकल्स? 95, 195, 295 और 395। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, जो कि अभी एट प्रेजेंट है करेंट 470 आर्टिकल्स। Which of the following schedules contains special provisions for the administration of tribal areas in the 4 northern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है? फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट में क्या है आपका? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। दूसरी अनुसूची में अलाउंसेस। तीसरी में है आपके ओथ एंड अफर्मेशंस। और छठी अनुसूची में है आपका जो ट्राइबल एरियाज के बारे में बात हुई है वो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। इट्स कॉल्ड द 6th शेड्यूल, जिसमें से आप इसे ऐसे याद कर सकते हो जैसे 4 स्टेट्स हैं, इसमें मणिपुर नहीं है तो हम एटीएम में आगे मनी। आपको ऐसा ध्यान रखना है कि इसमें मनी नहीं है तो एटीएम में मनी नहीं है, मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है तो इसलिए मनी नहीं है एटीएम में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The 6th schedule of the Indian Constitution does not exercise its control the tribal areas of which of the following states? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? एटीएम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और इस एम से मिजोरम। इसमें क्या नहीं है? मणिपुर। तो हमारा सही जवाब होगा मणिपुर। Move to next question. Which schedule of the Indian Constitution contains the provisions on पंचायती राज institutions? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों पर प्रावधान है? 10th, 11th, 9th, 12th। तो हमारे 10th शेड्यूल में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं, तो डिफेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस हैं। डिफेक्शन 11वीं अनुसूची में सॉरी, तो 11वीं में है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 9वीं में और 12वीं में, 12वीं में है म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशंस, और 9वीं अनुसूची में है हमारा जमींदारी सिस्टम्स।
जमींदारी रिलेटेड प्रोविजंस। Let's move to next question. Which one of the following is not correctly matched? 8th schedule languages, बिल्कुल ठीक है। दूसरी अनुसूची फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस, ये गलत है क्योंकि सेकंड में क्या है, अलाउंसेस, हमारा सही जवाब होगा बी। 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, सही है। 10th शेड्यूल डिफेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस, तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसी के उसमें लाया गया था। और 10th शेड्यूल हमारे 52वें अमेंडमेंट के तहत आया था, 52nd अमेंडमेंट। Let's move to next question. Under Article 7 of the which Constitution the subject education lies under which list? तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत शिक्षा विषय किस सूची में अंतर्गत आता है? संघ सूची, उपसूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो ये आता है हमारी कंकरेंट लिस्ट के अंडर एजुकेशन। और जो कि 7th शेड्यूल क्या है, पावर, जिसको डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th schedule of the Constitution of India deals with powers of governor of state, distribution of power between union and states, allocation of seats in the council of states, power and authority of the municipalities। तो एक इसमें आता है distribution of power between union and the states, 7th schedule, जो क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे संघ और राज्यों के बीच में, जिसमें कौन कौन सी लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द वन कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो है। Which schedule of the Indian Constitution deals with the languages recognized by Constitution? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? तो पहला शेड्यूल क्या है, यूनियन टेरिटरीज। अगला सेकेंड अलाउंसेस। 8th शेड्यूल, 8th है आपका लैंग्वेजेस से जो डील करता है, और 10th है हमारा डिफेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस को लेके, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। 8वें शेड्यूल में पहले, अभी इस समय टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जो कि पहले कितनी थी, 14, 8 बढ़ी हैं। Which schedule of the Constitution of India lists the states and union territories of India? भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सूचीबद्ध हैं? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। पहले में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में है अलाउंसेस, और तीसरी में है हमारे ओथ एंड अफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल में आते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, द अपर हाउस। In which of the following articles of the Constitution of India is right to property mentioned? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का विवरण है? तो आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A(b), आर्टिकल 301A, आर्टिकल 301B। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 300A में, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा एक राइट, फंडामेंटल राइट था। अब कुछ 42nd अमेंडमेंट में, 44th अमेंडमेंट के तहत उसे हटा करके वो डाला गया है लीगल राइट्स में, आर्टिकल 300A के तहत। According to which of the following articles of the Constitution of India shall a money bill not be introduced in the Council of States? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 354, आर्टिकल 109, आर्टिकल 298, आर्टिकल 193। तो मनी बिल किसके तहत प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है लोकसभा में? 109 के तहत, आर्टिकल 109। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल्स? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनी बिल से संबंधित है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 120, आर्टिकल 100, आर्टिकल 130। संविधान सभा से रिलेटेड है मनी बिल से, वो है आर्टिकल 110। 109 क्या है? 109 के तहत हम मनी बिल नहीं ला सकते हैं, आर्टिकल 110 के तहत ला सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian Constitution can be amended according to the procedure laid down in the following article. निम्नलिखित अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है।
आर्टिकल 368, आर्टिकल 345, आर्टिकल 351, आर्टिकल 333। हमारा अनुच्छेद 368 के तहत हम भारतीय संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट ला सकते हैं, एक्सेप्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स, और हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनमें ना बाधा है तब। तो आर्टिकल 368 के तहत जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं वो हुए हैं, और पहला अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1951 में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम टू एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन डील्स विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 27 किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में, 12 से 35 में। Let's move to next question. The Indian administrative services and the Indian police services are deemed to be services created by the parliament under। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को निम्नलिखित के तहत संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। आर्टिकल 301 में, आर्टिकल 312, आर्टिकल 307 या आर्टिकल 292। तो आर्टिकल 312 के तहत हमारे IAS, IPS और IRS आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि आते हैं आर्टिकल 312 के तहत। Which article of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament and state legislatures? भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावी को निगरानी करने में की शक्ति देता है? आर्टिकल 314, 341, 342, 224। तो ये है हमारा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? आर्टिकल 378, आर्टिकल 374, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 366। तो यह है आर्टिकल 370, जो कि आपका अबॉलिश हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज एन ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। भारतीय संविधान निम्नलिखित में सबको छोड़कर कौन से घोषित करता है? कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो हमारे प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, क्या नहीं है? वो है कम्युनिस्ट। इसका सही जवाब होगा कम्युनिस्ट। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें एज एन कम्युनिस्ट नहीं डिक्लेयर करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ रिलीजियस स्टेट, सेक्युलर स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट और प्लूटोक्रेटिक स्टेट। एक धार्मिक राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक पूंजीवादी राज्य, एक प्लूटोक्रेटिक राज्य। तो ये होगा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, अ सेक्युलर स्टेट। India is known to be a secular state. Which of the following parts of the Constitution of India deals with citizenship? Part 6, Part 8, Part 2 और Part 12। भारत संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये होगा भाग 2। State, which type of citizenship is प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? सिंगल सिटीजनशिप, रीजनल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप और टेम्परेरी सिटीजनशिप। तो ये प्रदान की गई है हमें सिंगल सिटीजनशिप, जिसे हम क्या कहेंगे? एकल नागरिकता। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 14 से 18, 25 से 28, 19 से 22, 23 से 24। तो 23 से 24 में क्या आता है? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी आता है हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया enacted in the year
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में सरकारी सूचना के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य करता है? 2003, 5, 2, 4। इसका सही जवाब होगा 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम गवर्नमेंट से किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं जिसका जवाब उन्हें देना मैंडेटरी होगा, जो हम आरटीआई डाल के पता करते हैं। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Constitution of India details prohibition of discrimination on grounds of religion, caste, race, sex और place of birth? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लेख धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध विवरण करता है? तो राइट टू इक्वालिटी किसमें था? 14 से 18 के बीच। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? 22, 27, 15 और 10। 14 से 18 के बीच कौन सा आ रहा है? आर्टिकल 15। तो यही डिस्क्राइब करता है हमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी अदर ग्राउंड्स। According to Article 24 of the Constitution of India, a person below years of age shall not be employed to work in any factory. भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन से आपके पास 14, 25, 19 और 21। इसका सही जवाब होगा 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को हम किसी भी तरह की फैक्ट्रियों में काम करने से गवर्नमेंट ने निषेध लगा रखा है। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है समानता का, काम का, एजुकेशन का, प्राइवेसी का। 21A के अंदर आती है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का। भारतीय सरकार ने 14 साल के तक के बच्चों को शिक्षा फ्री उपलब्ध कराने की मांग रखी थी। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। यह आता है राइट टू प्राइवेसी या पर्सनल लिबर्टी में आर्टिकल 21 के अंदर। Which of the following article of the Constitution eliminates untouchability? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? यह आर्टिकल 17। Let's move to next question. Right against exploitation is given in which article of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण का विरुद्ध अधिकार किया गया है? आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 30-31, 15-16, आर्टिकल 32। 15-16 किसमें है? राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 23-24 आते हैं हमारे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। उसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स? आर्टिकल 11, 19, 13, 15। तो 11 तो वैसे एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि 12 से 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स लाई करते हैं। 19, 13, 15 राइट इक्वालिटी में क्या आता है? 14 से 18 में आर्टिकल 15। यही सही जवाब है आपका। आर्टिकल 31A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेविंग्स ऑफ लाइफ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स एक्सेट्रा डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपीज, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये आता है आर्टिकल 31A फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 31A किसके अंडर आ रहा है? 12 से 35। तो
फंडामेंटल राइट 31A, सेविंग्स ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स डील्स विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया, भारत में एसोसिएशन का गठन करना किसके तहत आता है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये आता है हमारा मौलिक अधिकार में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 14, 15, 18, 25 और 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। Which of the following constitution articles of the Constitution of India deals with the abolition of titles? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 18 abolition of titles डिफाइन करता है। जो गाड़ियों के पीछे लेके लिख के चलते नहीं है अपनी कुछ भी कास्ट या नेम्स अलग अलग तरीके के, उन्हें अबॉलिश करता है। Move to next question. In which of the following in the Constitution India, as per fundamental rights, abolition of untouchability is a? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन एक, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस में आता है? आर्टिकल 17 में। और 17 किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच। तो ये किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कितने मौलिक अधिकारों को है? 5, 6, 7, 8, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स केम अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहले 7 हुआ करते थे। में से एक राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया था और अब वो एज ए लीगल राइट आर्टिकल 300A में आता है। तो अभी कितने हैं? 6। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्ट द फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का सूचीबद्ध करता है? आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 3, पार्ट 2। तो पार्ट 3 में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 में आती है सिटीजनशिप, पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज और पार्ट 4 में आती है हमारे डीपीएसपी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो संपत्ति का अधिकार ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था, जो कि अब 300A आर्टिकल में है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which fundamental right is abolished by 44th Amendment? Right to property, right to liberty, right to equality और right to religion। तो ये आता है आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि रिमूव किया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट से उठाकर लीगल राइट्स में डाला गया है। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1975, 1978, 1977, 1980। तो ये हुआ है 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत। राइट टू एजुकेशन इन आवर कंट्री इज अ डैश राइट। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक राजनीतिक, मौलिक, सामाजिक, कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है? ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो कि आता है आर्टिकल 21A में। Move to next question. Which of the following articles is related to right to freedom of religion in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारतीय संविधान के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 30, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25। तो यह है आर्टिकल 25
Right to freedom of religion. How many types of writs can be issued in Indian constitutions? 1, 5, 7 और 11. भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो हमारे पास 5 तरह की रिट्स हैं. Fundamental duties are included in the Indian Constitution by. फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड की गई थी? तो ये आई थी हमारी 42nd अमेंडमेंट के तहत, जो कि हुआ था 1976 में. और ये कहाँ से ली गई थी? यूएस से. और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को. इसी अमेंडमेंट के तहत हमारा जो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड्स हैं, ये भी ऐड किए गए थे प्रियम्बल में. Let's move to next question. How many fundamental duties were given in Indian Constitution? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 10, 11, 12, 14. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट्स 6. पहले कितने थे? 7. एक रिमूव हुआ है. Which article specifies the fundamental duties of every citizen? कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल 51A. हम कहते हैं अनुच्छेद 51A. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तारापुर कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी, बलवंत राय कमेटी और स्वर्ण सिंह कमेटी. तो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी. Article 42 of the Indian Constitution, provision for justice and humane conditions of work and maternity relief, deals with the union government, the state government, the fundamental rights of Indian citizen, the directive principles of state's policy. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 न्याय और काम की मानवीय स्थितियों को और मातृत्व राहत का प्रावधान किससे संबंधित है? ये आता है आपके डीपीएसपीज में. आर्टिकल 42. आर्टिकल 43A of the Indian Constitution, participation of workers in management of industries, deals with state government, union government, DPSP और फंडामेंटल राइट्स. तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को की भागीदारी से संबंधित है. तो ये आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत. आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है. स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट और फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये आता है हमारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. Let's move to next question. Uniform Civil Code is mentioned in which article of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड. A bill becomes an act of the parliament after being passed by both the houses of parliament and assented to by the prime minister, vice president, president, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद, द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद की अधिनियम बन जाता है. कब बनता है? जब वो प्रेसिडेंट के द्वारा साइन की जाती है तब. Who among the following is the ex officio chairman of राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? वराहगिरी वेंकटगिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन. तो हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन. और हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
Which of the following articles of the Constitution of India states that there will be a Vice President of India? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 75, आर्टिकल 63, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 56? तो यह आता है अनुच्छेद 63 के तहत कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। Wait to next question. The President of India is the head of the country, head of the government and the country, head of the parliament. भारत का राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, सरकार और देश, संसद का प्रमुख। ये है हेड ऑफ द कंट्री, देश के प्रमुख। Which article of the Constitution of India talks about the provisions for impeachment of the President of India? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 51, आर्टिकल 63, आर्टिकल 54। तो हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस किसके अंडर है? आर्टिकल 61। भारत के जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें हटाने के लिए हम एक मोशन जारी करते हैं जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट मोशन, जो पहले हाउस ऑफ द पीपल में लाया जाता है और लोअर हाउस या अपर हाउस में, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। तो इन्हें हमें अपने पद से हटाने के लिए जो मोशन लाया जाता है वो कहते हैं उसे इम्पीचमेंट मोशन। Who was the first president of independent India? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी। तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। The President of India can hold office for a tenure of years. भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकते हैं 10, 1, 3, 5। तो भारत के राष्ट्रपति 5 सालों के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। With the President of India has the power to pardon under which article of the Constitution? आर्टिकल 63, 72, 52, 86। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 63, आर्टिकल 72, आर्टिकल 52, आर्टिकल 86। तो ये प्राप्त है ना आर्टिकल 72 के तहत। As per the Constitution of India, who is authorized to transfer the judge of the High Court to the another High Court? भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में संस्थापित करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल empowers the president to declare financial emergency. आर्टिकल डैश राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। 360, 368, 365, 356। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में आती है? आर्टिकल 360 में। 56 में प्रेसिडेंट्स रूल, 68 में अमेंडमेंट, जो हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो आते हैं। आर्टिकल 368 हमें प्रदान करता है वो शक्ति जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट या कोई चेंजेस ला पाए हैं। Who appoints governor of the state in India? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? PMO, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो ये करता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट और लोकसभा। तो इसके लिए क्या संसद है। इम्पीचमेंट मोशन जिसे कहा गया था, इम्पीचमेंट मोशन किसमें आता है? संसद में ही लाया जाता है सबसे पहले। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? पार्लियामेंट चूजिंग कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा?
4, 8, 12, 16। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नामित करते हैं। तो इसी के साथ हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम आगे के क्वेश्चंस रेगुलर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से। इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेसिडेंट टेक्स ओथ? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ लेता है? वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति ओथ लेता है मुख्य न्यायाधीश की प्रेजेंस में। Move to next question. The president may resign from his office by writing under his hand address to the राष्ट्रपति निम्नलिखित को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद पर इस्तीफा दे सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसे अपना रेजिग्नेशन देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। उनका वाइस वर्सा चलता है। Move ahead to next question. Under which article of the Constitution of India can the President promulgate own ordinance? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति स्वयं अध्यादेश प्रस्तापित करता है? आर्टिकल 101, आर्टिकल 168, आर्टिकल 123, आर्टिकल 75। तो ऑर्डिनेंस हमारे किसके तहत आती है? आर्टिकल 123 के तहत, जिसे आप 1, 2, 3 करके भी याद कर सकते हो। Who among the following has the power to promulgate ordinance? निम्नलिखित में से किसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिफेंस मिनिस्टर। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर होती है, और वो किसके तहत होती है? आर्टिकल 123 के तहत। Under which article of the president declares president's rule in India? 300, 356, 401, 90। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है? आर्टिकल 100, आर्टिकल 356, आर्टिकल 401, आर्टिकल 90। तो ये करता है आर्टिकल 356 के तहत, जिसके अंदर आता है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल। The power to summon the houses of the parliament is vested with the भारत संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट। तो दोनों सदनों को बुलाने की पावर किसके पास है? अध्यक्ष के पास, स्पीकर।
Who acts as the president during casual vacancy that arises due to the death of the president? राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और नॉमिनेटेड लोकसभा मेंबर। तो वाइस प्रेसिडेंट कार्य करता है प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, और जब वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो काम करता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसे हम क्या कहते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत का चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन with senior judges of the Supreme Court and the High Court, judges of Supreme Court and High Court, President of India in consultation with the senior judges of the Supreme Court। तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मुख्य न्यायाधीश। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। तो ये रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितने कार्यकाल तक सेवा कर सकता है? 3, 5, 7, नो लिमिट। तो इसका सही जवाब होगा कोई सीमा नहीं है। भारत का प्राइम मिनिस्टर कितने भी बार बन सकता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी है? डिफेंस मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन का हेड था यानी कि योजना आयोग, और अभी ये नीति आयोग के भी हेड हैं। नीति आयोग कब आया था? 2015 में। और ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी। What is the minimum age to become a prime minister of India if he or she is a member of the राज्यसभा? यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 25, 30 या 35? इसकी सही जवाब होगा 30। Who has served maximum times as a Prime Minister of India? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? सही जवाब होगा ए। नरेंद्र मोदी इज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं? तो ये है हमारे 14वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाई जाती है। और ये कब बनाई जाती है? 2 अक्टूबर 1829 को कब किसकी बनाई जाती है? ये है आपकी महात्मा गांधी की, और 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री की बनाई जाती है। In which of the following years was the Council of States first constituted? निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया था? 1952, 1954, 1950? इसका सही जवाब है 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। The राज्यसभा members are elected for a term of dash years? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 15, 12, 9, 6? इसका सही जवाब होगा 6, जो कि हर 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर रिप्लेस किए जाते हैं राज्यसभा के। How many members of the Rajya Sabha are elected every 2 years? All, 1/4, half, 1/3? राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं? तो सही जवाब होगा 1/3, जो हर 2 साल पे बदले जाते हैं। What is the total strength of the राज्यसभा? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250, 260, 270, 280? तो सही जवाब होगा 250, 250। What is the minimum age for membership to राज्यसभा? 20, 35, 30, 35? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? वो है 30 साल की।
नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन राज्यसभा इज, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या है 31। सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है सीटें राज्यसभा की और लोकसभा की भी। Which of the following states sends the maximum number of members to the राज्यसभा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, 31 मेंबर्स हैं इसमें। As of January 2020, the number of seats allotted to Assam in the राज्यसभा, जनवरी 2020 तक राज्यसभा में असम को आवंटित सीटों की संख्या है 11, 7, 9, 14। तो 7 सीटें हैं असम के पास जो कि राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, कौन सा बिल राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, फंडामेंटल बिल और मनी बिल। इसका सही जवाब होगा मनी बिल। मनी बिल कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, वो पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल बिफोर द हाउस, सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है, एक बिल, एक एक्ट, अ प्रोविजन और अ रिवोकेशन। तो जब तक वो कोई एक्ट पास नहीं होता है वो उससे पहले क्या कहलाता है? एक बिल। और वो जब दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है तब वो कहलाता है एज एन एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं वो, तो और जब तक वो पास नहीं होता है तब तक उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। The normal term of every लोकसभा is dash years, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 12, 5, 10 या 7 होता है। लोकसभा का कार्यकाल हर 5 साल का और राज्यसभा का 6 सालों का, जिसपे 2-2 साल पे 1/3 मेंबर्स रिप्लेस होते रहते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एन एलिजिबल वोटर फॉर लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव के लिए योग्य मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 17 साल, 15 साल, 18 साल, 16 साल। तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए अगर कोई वोटर वोट कर सकता है तो वो 18 साल का होना मस्ट होता है। आउट ऑफ 552 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, हाउ मेनी ऑफ देम आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने राज्यों में चुने जाते हैं? 530, 40, 550, 520। का सही जवाब होगा 530 मेंबर्स। लोकसभा इज द डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, लोकसभा भारत की संसद का कौन सा सदन है? लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट। तो लोकसभा हमारा लोअर हाउस कहलाता है और राज्यसभा एज अ अपर हाउस। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 512, 42, 52 या 532। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। Which state has the highest लोकसभा सीट्स इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य को आवंटित की गई हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। कितने सीटें हैं? 79 सीट्स इन लोकसभा। The number of parliamentary seats लोकसभा ऑफ महाराष्ट्र इज, महाराष्ट्र की संसदीय सीटों में लोकसभा की कितनी संख्या है? 10, 26, 28, 48। तो महाराष्ट्र के पास है आपकी 26 सीटें। The number of parliamentary seats of लोकसभा गोवा इज, गोवा की संसदीय सीटों में लोकसभा की संख्या कितनी है? 2, 13, 20, 25। गोवा के पास 2 लोकसभा की सीटें हैं। The minimum number of members that must be present to hold the meeting of the लोकसभा is, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? 1/4 of the total membership, 1/10 of total membership,
50% स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, एटलीस्ट 100 मेंबर्स, इसका है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। Who was the first speaker of the Lok Sabha? G.V. Mavlankar, Sarvapalli Radhakrishnan, M. Ananthasingh Iyengar, डॉक्टर पीवी चेरियन। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा addresses his letter to the resignation to the President of India, Prime Minister of India, Deputy Speaker of the Lok Sabha, the Chief Justice of India। लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफे के पत्र को किसको संबोधित करता है? तो करता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रण में आता है, तो किसके नियंत्रण में आता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के। लोकसभा सेक्रेटरिएट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंडर आता है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शंस? लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसके लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। पार्लियामेंट कंडक्ट्स डैश सेशंस ईच ईयर। संसद प्रत्येक कितने सत्र आयोजित करती है? 3 सत्र। इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट्स आर प्रिंटेड? लोकसभा के वाद विवाद किस भाषा में छापे जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इसका सही जवाब होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हु जनरली रिप्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद में आमतौर पर वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है? आरबीआई गवर्नर, बजट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी? तो हमारा वित्त मंत्री जो है वो बजट को रिप्रेजेंट करता है इंडियन पार्लियामेंट में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में विधायक का पूर्ण रूप क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली, मास्टर ऑफ लेफ्ट असेंबली। तो इसका सही जवाब होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहली लोकसभा 1948 में गठित की गई थी, पहली लोकसभा 1947 में, 1952 में, 1950 में। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पहली बार 1952 में गठित किए गए हैं। द सेकेंड लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957, 1954, 1955, 1951। पहली कब हुई? 1952 में। तो अगले 5 वर्ष के बाद कब होगी? 1957 में। तो उसका सही जवाब होगा 1957। द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वॉज स्टार्टेड ऑन? लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952, 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब होगा 1952 वाला, 13 मई 1952। देखिए 52 में ही पहली बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों कॉन्स्टिट्यूट होके अलग अलग रूप में शुरू की गई थी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द लोकसभा इज? लोकसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 4, 3, 1, 2। मनोनीत संख्या है 2, जो कि प्रेसिडेंट अलॉट करता है या प्रेसिडेंट चूज करता है। हु इज द 17th लोकसभा स्पीकर? 17th लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, सोमनाथ चैटर्जी, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन। तो ओम बिरला हमारे 17th लोकसभा स्पीकर हैं। पहले कौन थे? जीवी मावलांकर। हु डिसाइड्स ऑन द इशू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो ये करता है स्पीकर। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं, डिफेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो हमारे 10th शेड्यूल के अंडर आते हैं, और ये डिसाइड कौन करता है? आपका स्पीकर। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद 2 हाउसेस?
केम इनटू बीइंग इन इंडिया, भारत के 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 1953, 52, 54, 55। तो पहली बार दोनों हाउसेस कब आए थे? 1952 में, लोकसभा एंड द राज्यसभा, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। Who has the final authority for making law in India? भारत के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और गवर्नर। तो भारत का कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, जिसके अंदर क्या क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा। Which article of the Constitution of India deals with the pardoning power of the governor? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 189, आर्टिकल 161, आर्टिकल 173 और आर्टिकल 150। आर्टिकल 161 जो है वो हमारे गवर्नर को ये पावर देता है कि वो किसी भी मुजरिम को या क्रिमिनल को उसके अंडर पार्डन दे सके या क्षमा कर सके। Who was the first woman to become a governor of an Indian state? भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, कृष्णा हाथी सिंह। सरोजनी नायडू was the first women governor of the independent Indian state. Which article of the Constitution of India provides that each Indian state will have a governor? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? आर्टिकल 153, आर्टिकल 151, आर्टिकल 152, आर्टिकल 154। The term of a governor is, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो 5 सालों का होता है। Who was the first lady governor of any Indian state? मिसेस सुचिता कृपलानी, मिस पद्मजा नायडू, मिसेस तर्केश्वर सिन्हा, मिसेस सरोजनी नायडू। किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचिता कृपलानी। राज्यपाल पूछा है। सरोजनी नायडू। Who is the head of the government of a state in India? भारत में किसी राज्य की सरकार की मुखिया कौन कहलाता है? गवर्नर, स्पीकर ऑफ द असेंबली, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो वो राज्यपाल कहलाता है। 1/3 of the members of the विधान परिषद रिटायर एवरी, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। 4, 1, 3, 2। सही जवाब होगा 2 सालों पर विधान परिषद के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। As per the Constitution of India, the term of the member of the Council of States is for, भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। सही जवाब होगा 5 वर्ष। The minimum age limit for the membership of the विधान परिषद is 21, 25, 30 वर्ष और 35 वर्ष। मिनिमम एज लिमिट है 30 वर्ष की। Who was the first women chief minister of उत्तर प्रदेश? एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित और सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपकी सुचिता कृपलानी। Who was the first women chief minister of an Indian state? इंदिरा गांधी। भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और ममता बनर्जी। चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचिता कृपलानी। Who was the shortest tenure as a chief minister? मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? ओम प्रकाश चौटाला, हरीश रावत, देवेंद्र फडणवीस और बीएस येडियुरप्पा। सबसे कम कार्यकाल के लिए जो सीएम बने थे वो थे हरीश रावत। In 1862 the High Court was established in, 1862 में उच्च न्यायालय की पहली बार स्थापित किया गया था मद्रास, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी। तो यहाँ पे एक चीज देखो 1862, वैसे तो हमें पता है कि वो कलकत्ता में हुआ था जब पहली बार इंडिया में हुआ था,
पर इन्होंने एक स्पेसिफिक ईयर दिया हुआ है, वो है 1862, तो वो है मद्रास में एक हाईकोर्ट स्टेब्लिश हुआ था। Who in which of the following years did the Supreme Court of India came into existence after independence? स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? 1955, 1948, 1950, 1952। ये आया था 1950 में। In which of the following was the first high court established in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो अब क्या पूछा गया? हाई कोर्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन कलकत्ता। The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये आती है हमारी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत, जिसमें हम सेंटर और स्टेट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्लियर करता है सुप्रीम कोर्ट, या स्टेट्स के बीच में जो होते हैं डिस्प्यूट्स वो भी। What has the abbreviation of PIL stand for? PIL का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्रिवेसी इंडस्ट्री लिमिटेड, प्रिवेसी इंडस्ट्री लिमिटेड और पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका सही जवाब होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। Judges can hold office till reaching the age of retirement for 5 years, tenure is decided by president और tenure is decided by parliament। न्यायाधीश तक पद धारण कर सकते हैं सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने तक, till reaching the age of retirement। Which among the following is true for the Supreme Court of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए सही है? फेडरल कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी। Who was the first women judge of the Delhi High Court? दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, अन्ना चांदी, लीला सेठ और रूमा पाल। इसकी पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। Which is the largest court of appeal in India? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट। भारत में अपील की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ये सारे कोर्ट्स के ऊपर है। Which of the following articles is related to ancillary powers of the Supreme Court? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल 143, 40, 138, 150। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 140, जो कि क्या डिनोट करता है? एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। When was the State Reorganization Act passed by the Government of India? भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1969, 1947, 1956 और 1962। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। तो सही जवाब होगा 1956। इस एक्ट के तहत हम जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज कट करके कुछ अलग स्टेट्स या उन्हीं में से कुछ अलग स्टेट्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड 2000 में जब उत्तराखंड फॉर्म हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश से कट के फॉर्म हुआ था, और उसी समय झारखंड भी फॉर्म हुआ था जो बिहार से कट के फॉर्म हुआ था। और आंध्र प्रदेश इसमें पहला स्टेट है जो लैंग्वेज बेसिस पर फॉर्म किया गया था। Let's move to next question. In which year was Jharkhand made a separate state of India? झारखंड को भारत का अलग राज्य किस वर्ष में बनाया गया था? 2004, 2000, 1997, 1999। का सही जवाब क्या है? 2000 में। In which of the following states was not formed in the year 2000? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गठित नहीं किया गया था 2000 में? झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। झारखंड 2000, उत्तराखंड 2000, छत्तीसगढ़ 2000। तेलंगाना नहीं फॉर्म किया था, तो आंसर क्या है? तेलंगाना, जो कि कब फॉर्म हुआ था? 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना फॉर्म किया गया था।
In which of the following years did Telangana became the 29th state of India after the Reorganization Act of the state of Andhra Pradesh? निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था? 2014, 94, 1900, 2010, 1998। सही जवाब होगा 2014। 2014 में तेलंगाना एज अ 29 स्टेट जाना गया था। In which of the following years was the Bombay Reorganization Act passed? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया है? 1980, 1956, 1945, 1975, 1960। तो बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फॉर्म हुआ था? 1960 में। और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फॉर्म हुआ था? 1956 में। तो बॉम्बे कब बना है एज अ स्टेट? 1960 में। Which part of Indian Constitution deals with the Union and its territories? भारत संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके यूनियन एंड टेरिटरीज से पहला भाग जुड़ा हुआ है। अगला क्या है? सिटीजनशिप से। तीसरे भाग में आपके फंडामेंटल राइट डिस्कस किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं टोटल? 6, जो कि पहले थे 7। 7वां हटाया गया था 44वें अमेंडमेंट के तहत, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब किस में है? एज ए लीगल राइट जाना जाता है और आर्टिकल 300A में आता है। चौथे में क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बिकेम स्टेट्स अंडर। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस एक्ट के अधीन राज्य बने हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, नॉर्थ ईस्टर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक्ट 1972, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन न्यू स्टेट एक्ट 1972 या नॉर्थ ईस्टर्न रिटेंशन एक्ट 1971। तो ये बना है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1971 में। कौन कौन से राज्य बने हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हैदराबाद वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया फेडरेशन इन 1952, 1950, 1963, 1948। तो हैदराबाद बना है 1948 में, हमारे इंडिया के अंदर आया था। और ये किसके थ्रू लाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। Which of the following territories was the first to be a part of India after independence? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आजादी के बाद सबसे पहले भारत का हिस्सा बना था? पौंडीचेरी, गोवा, दादर एंड नागर हवेली और सिक्किम। तो ये बना था पौंडीचेरी। How many districts are there in the Union Territory of India? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? 1, 3, 4, 2। तो लद्दाख में कितने जिले हैं? 2। पहला कौन सा है? लेह, अगला कारगिल। पंचायती राज केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय 42nd and 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th and 87th, 63rd and 64th, 73rd and 74th। पंचायती राज अस्तित्व में किस संविधान संशोधन के तहत आया था? 73 और 74 के तहत। The पंचायती राज was first adopted by which of the following states? पंचायती राज का सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो ये नागौर जिले में, राजस्थान में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। What is the term of the elected representatives of a ग्राम पंचायत?
ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? 3 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल। ये है 5 साल। ग्राम पंचायती सिस्टम 3 टायर्स में डिवाइडेड है। As per the Constitution of India, panchayats at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding than। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठित नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या किससे अधिक ना हो। 25 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 20 लाख। तो पंचायत का गठन करने के लिए कम से कम जनसंख्या जो है वो 20 लाख होनी चाहिए एक स्टेट के अंदर। How many tiers are there in the पंचायती राज स्ट्रक्चर? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया था 4, 5, 2, 3। कितने हैं? 3। The election in the political parliamentary assembly constituency to fill the vacancy arising during the tenure of the government। सरकार के कार्यकाल के दौरान होने वाली रिक्ति को भरने के लिए एक राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे किए जा सकते हैं? बाय इलेक्शन, बाय काउंसिल इलेक्शन, माइक्रो इलेक्शन और ट्राई इलेक्शन। इसका सही जवाब होगा उपचुनाव, चुनाव के द्वारा। When was the Election Commission of India formed? भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1947, 1950, 1991, 1994। Which of the following authorities launched PPRTMS? Political Parties Registration Tracking Management System, Election Commission of India, the Supreme Court, Union Public Service Commission, National Human Rights Commission। PPMRTS किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। इसका क्या फुल फॉर्म है? पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। टू बी अ वोटर इन इंडिया, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज? भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम योग्यता आयु क्या है? 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। 18 वर्ष, जो कि पहले क्या हुआ करती थी? 21 वर्ष। और ये 61st अमेंडमेंट के तहत रिड्यूस करके 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 61st अमेंडमेंट एक्ट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर? प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल, वीएस रामादेवी। तो पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल? किस प्रकार की सरकार में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक और मोनार्किक। निरंकुश, लोकतांत्रिक, कुलीन, राजशाही। तो हमारे यहाँ कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक वे से चुनी जाती है। डेमोक्रेटिक। Who among the following is chairman of the Planning Commission and National Integration Council of India? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और भारत की राष्ट्रीय एकता प्रदेश परिषद का अध्यक्ष है? द वाइस प्रेसिडेंट, द अटॉर्नी जनरल, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका हेड होता है प्रधानमंत्री, जो कि किसका और हेड होता है? नीति आयोग का। नीति आयोग कब इफेक्ट में आया था? 2015 में। और इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो आज की क्लास हम इतने क्वेश्चंस के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे लगे होंगी। थैंक यू।